हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और वीडियो के एंड में हम कलाम जी की लाइफ के बारे में कुछ ऐसी बातें भी जानेंगे जिनको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। To succeed in your mission, you must have single-minded devotion to your goal. The only wisdom is in knowing you know nothing. ऐसे कितने ही इंस्पिरेशनल कोट्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमें दिए हैं और कितनी ही बातें हैं जो हम इनके जीवन से सीख सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे। कैसे छोटे से गांव के एक गरीब परिवार का बच्चा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाया और भारत का प्रेसिडेंट बना। तो हेलो गाइस, माय नेम इज़ निखिल धीमान और चलिए शुरू करते हैं। अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। गरीब मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता पेशे से एक नाविक थे जो हिंदू तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे, और उनकी माँ अशी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। इनका परिवार बड़ा था और परिवार में ये 4 भाई और एक बहन थी, जिसमें अब्दुल कलाम जी सबसे छोटे थे। अब्दुल कलाम जी के पिता ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा कमाते थे। इसी कारण घर में पैसे की दिक्कत तो होती रहती थी। इसी कारण से इन्हें 10 साल की उम्र में ही अखबार बेचना शुरू करना पड़ा। और अखबार बेचने के पीछे एक कारण ये भी था कि इनको बचपन से ही नॉलेज गेन करने में काफ़ी रुचि थी, तो वो अखबार बेचने से पहले उसे पूरी तरह पढ़ लेते थे। कलाम जी एक गरीब मुसलमान परिवार से थे, जिस कारण शुरू में उनको जीवन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक बार की बात है जब स्कूल में वे 5th क्लास में थे और वो अपने दोस्त रामनंदा शास्त्री के साथ फर्स्ट बेंच पर बैठा करते थे, जो कि एक मुख्य पुरोहित का बेटा था। तो एक नए अध्यापक कक्षा में आए और उन्होंने देखा कि एक मुसलमान एक हिंदू के साथ बैठा है। तो ये देखकर उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कलाम जी को लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कह दिया। अब्दुल कलाम जी चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए और इसी घटना पर उन्होंने संकल्प लिया कि लास्ट बेंच पर बैठकर वह दुनिया बदल कर दिखाएंगे। और क्लासरूम में पीछे बैठना कोई मायने नहीं रखता, इसीलिए वो कहा करते थे, द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। जब कलाम जी 8 साल के हुए तब उनके गांव से काफ़ी दूर एक टीचर बहुत अच्छा गणित पढ़ाते थे और सुबह 4 बजे 1 घंटे के लिए फ्री ट्यूशन दिया करते थे। पर वो उसी बच्चे को पढ़ाते थे जो 4 बजे नहा धोकर आता था। तो कलाम जी 3 बजे उठकर नहा धोकर 4 बजे वहाँ पहुँच जाया करते थे। एक बार इनके टीचर सुब्रमण्यम अय्यर इन्हें क्लास में चिड़िया कैसे उड़ती है ये सिखा रहे थे, पर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो स्कूल ख़त्म होने के बाद सभी स्टूडेंट्स को सुब्रमण्यम अय्यर समुद्र किनारे ले गए और वहाँ पर उड़ते हुए पक्षियों के लाइव डेमो दिखाकर उनकी पूंछ और पंखों के बारे में सब कुछ समझाया। इसी के बाद कलाम जी ने डिसाइड कर लिया था कि उनको भविष्य में एरोनॉटिक्स में जाना है। इसी सपने को पूरा करने के लिए कलाम जी ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। और इंजीनियरिंग थी तो कॉलेज में इनको एक विमान का डिज़ाइन बनाने का प्रोजेक्ट मिला, तो ये डिज़ाइन बनाने में लग गए। जो डिज़ाइन इन्होंने बनाया वो इनके प्रोफेसर को पसंद नहीं आया। तब इनके प्रोफेसर ने इनको एक नया डिज़ाइन बनाने के लिए कहा और कहा कि अगर तुम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बना सके तो तुम्हारी स्कॉलरशिप छिन जाएगी। ये बात सुनकर कलाम जी बहुत ही टेंशन में आ गए। उन्होंने टीचर से कहा कि मुझे 1 महीना दीजिए और मैं बहुत बढ़िया डिज़ाइन बना कर दूंगा। परंतु उनके प्रोफेसर ने उन्हें सिर्फ 3 ही दिन दिए और उन्होंने कहा कि अगर तुम इन 3 दिनों में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाए तो अपनी स्कॉलरशिप भूल जाओ। स्कॉलरशिप छिन जाने के डर से कलाम जी ने 3 दिन बिना सोए 72 घंटे लगातार काम करके प्रोजेक्ट पूरा किया। और जब ये प्रोजेक्ट
इन्होंने अपने प्रोफेसर को दिखाया तो वह आश्चर्यचकित हो गए। तब प्रोफेसर ने उनसे कहा कि मुझे पता था कि 3 दिन में प्रोजेक्ट पूरा करना पॉसिबल नहीं है, बट स्कॉलरशिप छिन जाने के डर से तुमने ये पूरा करके दिखाया। तब कलाम जी को ये बात समझ आई कि टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। इसके बाद MIT से उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इनको 2 इंटरव्यू ऑप्शंस आए। एक आया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और दूसरा इंडियन एयरफोर्स से। तो बस अपना सपना पूरा करने के लिए कलाम जी एयरफोर्स देहरादून में अपना इंटरव्यू देने के लिए गए, परंतु वहाँ पर 25 कैंडिडेट्स में से 8 को ही सिलेक्ट किया गया और कलाम जी की पोजीशन 9th थी। सिर्फ एक पोजीशन की वजह से उनका ये सपना ही रह गया। इस इंसिडेंस के बाद वे बहुत हताश हो गए, परंतु चाहे वो अपना ये सपना पूरा ना कर पाए हों, वो आगे चलकर वे इंडिया को सक्सेस की उड़ान देने वाले थे। तो इसके बाद उन्होंने DRDO में अपना इंटरव्यू दिया और 1958 में DRDO ज्वाइन किया। DRDO ज्वाइन करने के कुछ ही साल बाद 1963 में इनको विक्रम साराभाई के टीम में सिलेक्ट किया गया और 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए इन्हें नासा भेजा गया। जब कलाम जी नासा में काम कर रहे थे तो इनके काम से इम्प्रेस होकर उनके सीनियर्स ने उनको जॉब और अमेरिकन सिटीजनशिप ऑफर की, परंतु कलाम जी ने पैसे को पीछे छोड़कर देश सेवा को चुना और लौटकर भारत आ गए। कलाम जी का पहला मिशन था इंडिया के पहले रॉकेट की उड़ान भरना, परंतु शुरुआती दौर में होने के कारण इनके पास ज़्यादा फंड्स नहीं थे। तब उन्होंने थुम्बा गांव के पुराने खाली पड़े सेंट मेरी चर्च को अपना ऑफिस बना लिया। समुद्र के किनारे उन्होंने अपना रॉकेट का लॉन्च पैड बनाया और चर्च के फादर के घर को अपना वर्कशॉप बना लिया और फिर जैसे तैसे करके इन्होंने अपना रॉकेट पूरा कंप्लीट किया। अब इन्होंने रॉकेट तो बना लिया था, पर इसके बाद प्रॉब्लम ये आई कि रॉकेट के पार्ट्स को लॉन्च पैड तक लेकर जाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं थे। तब सारे पार्ट्स को बैलगाड़ी और साइकिल पर लॉन्च पैड तक ले जाया गया। तब जाकर 21 नवंबर 1963 में इंडिया ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया और स्पेस की तरफ इंडिया ने अपना पहला कदम बढ़ाया। इसके बाद 1969 में इनको इसरो में एक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर की कमान दी गई और वह पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। इस प्रोजेक्ट पर इन्होंने 10 साल तक काम किया। 10 साल की मेहनत के बाद इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया। इन्हीं 10 सालों में इनके पिता और माता का भी देहांत हो गया। तब भी यह अपने एम से बिल्कुल भी नहीं भटके और अगस्त 1979 में इसे लॉन्च किया गया, परंतु सेकंड स्टेज में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया और प्रोजेक्ट फेल हो गया। इस इंसिडेंस के बाद कलाम जी बहुत डर भी गए और हताश हो गए। तब इसरो के चेयरमैन सतीश धवन ने मीडिया के सामने इस फेलियर की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली और कहा कि यही टीम अगले 1 साल में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल करके दिखाएगी। कलाम जी सतीश धवन की इस लीडरशिप से बहुत ही इम्प्रेस हुए और फेलियर के 1 साल बाद ही इन्होंने SLV-3 को सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया। 18 जुलाई 1983 में इन्होंने SLV-3 से रोहिणी 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने अग्नि और पार्वती जैसे कई प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया। इसी के बाद पोखरण 2 प्रोजेक्ट के लिए कलाम जी को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया। पोखरण 2 एक ऐसा न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम था जिसमें इंडिया ने CIA के सैटेलाइट्स को चकमा दिया और न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेस्ट किया। कलाम जी के इन्हीं कामों के कारण 1981 में इनको पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण और पोखरण 2 के लिए इनको 1997 में भारत रत्न दिया गया। 1999 में कलाम जी DRDO से रिटायर्ड हुए और रिटायरमेंट के 3 साल बाद इनको इंडिया के प्रेसिडेंट बनने का प्रपोज़ल आया। तब कलाम जी 2001 में अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे।
तब एक दिन उन्हें भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का कॉल आया और उन्होंने कलाम जी को भारत के प्रेसिडेंट बनने का प्रपोजल दिया। इसका जवाब देने के लिए कलाम जी ने 2 घंटे का समय मांगा। कलाम जी भारत को एक डेवलप नेशन के रूप में देखना चाहते थे और उन्हें ये एक सुनहरा अवसर लगा। तो बस इतना सोचने के बाद इन्होंने प्रपोजल स्वीकार किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11th राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वह टीचिंग करते थे। जब भी उनको टाइम लगता वे बच्चों के बीच पहुंच जाया करते थे। उनको अपने टीचिंग के प्रोफेशन से इतना प्रेम था कि जब 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हुआ तब भी वे शिलोंग के IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में टीचिंग करने ही गए थे। कलाम जी का जीवन हर स्टूडेंट के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट्स के लिए इनसे बड़ी कोई और इंस्पिरेशन हो सकती है। इनकी लाइफ से हम बहुत सी बातें सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी बातों के बारे में। ड्रीम हाई। कलाम जी कहा करते थे, ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट्स इनटू एक्शन। कलाम जी ने अपने ड्रीम हमेशा ही बड़े रखे और सबको बड़े ड्रीम्स देखने के लिए कहा। तो बस हमें भी अपने ड्रीम्स बड़े रखने हैं। जब तक हम कुछ बड़ा सोचेंगे नहीं तब तक हम कुछ बड़ा कर भी नहीं सकेंगे। डोंट स्टॉप लर्निंग। कलाम जी ने कहा था, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज एंड नॉलेज मेक्स यू ग्रेट। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमें हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। हमें जो पहले से पता है उससे कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा अधिक सीखने और जितना हो सके सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। द पावर ऑफ हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस। कलाम जी के जीवन में कई चुनौतियां आईं, परंतु कलाम जी ने हमेशा दृढ़ता से हर चुनौती का सामना किया। अपने हार्ड वर्क और परसिवरेंस के दम पर उन्होंने लाइफ में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल की। कलाम जी कहते थे, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। तो हमें भी कभी लेजी ना बनते हुए अपने हार्ड वर्क और परसिवरेंस के दम पर सक्सेस हासिल करनी है। मेकिंग मिस्टेक्स इज इसेंशियल टू सक्सेस। बिना गलतियां किए हम लाइफ में कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। कलाम जी हमेशा कहते थे, मिस्टेक्स teach us important lesson. They help us to learn and grow. So don't be afraid to make mistakes. Believe in yourself. कलाम जी के जीवन में बहुत सी चुनौतियां आईं और वह हर चुनौती का सामना कर सके क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास था। तो हमें भी इसी तरह अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हम भी लाइफ में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर हम भी लाइफ में हमेशा सीखते रहें और अपने ऊपर विश्वास रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हार्ड वर्क और परसिवरेंस के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें, तो एक दिन हम भी अपने गोल को हासिल कर लेंगे। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो से क्या सीखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।